गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड ईयर, जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन। हमारा प्रकरण है वर्तमान में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन के मुख्य क्या कारण हैं। ऐसे कौन से कारण बने जिसके कारण स्त्रियों की दशा में वर्तमान में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम परिवर्तन की बात करें तो विभिन्न जो सामाजिक आंदोलन हैं, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप स्त्रियों की दशा में बहुत परिवर्तन आया है। समाज में उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पहले से ही कई समाज सुधारक थे या सामाजिक आंदोलन के अग्रणी नेता थे जिन्होंने ये सामाजिक आंदोलन चलाए। जैसे इस पे हम बात करें राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके माध्यम से समाज में विभिन्न जो कुरीतियाँ थी जो स्त्रियों के प्रति या समाज में अन्य प्रकार की जो कुरीतियाँ थी इनको दूर करने का इन्होंने साहस से प्रयास किया और शुरुआत करी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज में जागृति लाने का प्रयास किया और समाज में जागृति आई। उन्होंने महिलाओं की दशा में जैसे सती प्रथा वगैरह जो कई कुरीतियाँ थी उनको दूर किया, अपने ब्रह्म समाज में अपने विचार रखे। इस कारण स्त्रियों की दशा में काफ़ी परिवर्तन आया। उसके बाद हम बात करें स्वराज्य लीग के एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट की, तो ये आयरलैंड की लेडी थी। इन्होंने भी स्त्रियों की दशा में परिवर्तन के लिए अपने विचार व्यक्त किए तथा आंदोलन चलाया। उसके बाद में अपन बात करें M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। M.G. रानाडे ने भी स्त्रियों की दशा में परिवर्तन के लिए समाज में कई आंदोलन चलाए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद में अपन बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य किया और इनके प्रयासों से कई समाज की प्रचलित बुराइयों की समाप्ति हो गई। समाज में जो बुराइयां प्रचलित थी उनकी समाप्ति हो गई। जैसे बुराइयों में अगर बात करें जैसे पर्दा प्रथा या अपन और बात करें बाल विवाह, या फिर विधवा विवाह निषेध, उस समय विधवा स्त्री का वापस से विवाह करना पाप माना जाता था, तो ये भी एक कुरीति थी। उसके बाद में स्त्रियों की जो अशिक्षा थी, स्त्रियों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। समाज के लोग स्त्रियों की शिक्षा को जरूरी गैर जरूरी मानते थे। ये जो कुरीतियाँ है पर्दा प्रथा, बाल विवाह निषेध, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध तथा अशिक्षा, ये कुरीतियाँ महिलाओं के विकास में बाधक थी तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इनको दूर करना था। तो सर्वप्रथम इन जो महान जो नेता हैं या सामाजिक आंदोलन करता है, आंदोलन को शुरू करने वाले हैं, स्थापना करने वाले हैं,
उन्होंने इन बुराइयों की ओर ध्यान दिया जो कि महिला विकास में बाधक थी और इनको दूर करने का प्रयास किया और इनको दूर करने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए और अंग्रेज सरकार को भी बाध्य किया कि इनको दूर करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए, कानून बनाए। तो ये सामाजिक आंदोलनकर्ताओं ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कारण अपन बताते अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह के बारे में हम इस प्रकार बात करते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू धर्म में जो हिंदुओं का विवाह का अधिनियम था, उस अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तो इस अधिनियम ने महिलाओं को प्रमुख अधिकार दिए। कई सारे अधिकार मिले इस विवाह अधिनियम में। इससे पहले महिलाओं को विवाह संबंधित कुछ अधिकार नहीं थे, तो उन अधिकारों में एक अधिकार दिया गया जिनमें से एक अधिकार था कि किसी भी जाति के पुरुष से वह विवाह कर सकती थी। यानी महिला न केवल अपनी जाति बल्कि अन्य किसी भी जाति के पुरुष से विवाह कर सकती थी। तो मतलब इसको आप कह सकते हैं अंतरजातीय विवाह की छूट दी गई महिलाओं को अंतरजातीय विवाह की छूट मिल गई। अंतरजातीय विवाह की छूट मिलने से संकीर्णता की समाप्ति हुई। महिला के जो विकास में जो ये बाधक थी, ये संकीर्णता की समाप्ति हो गई और इस संकीर्णता की समाप्ति के कारण उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि हो गई और महिला ने एक खुले दिमाग से अपने विवाह के लिए साथी के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो ये अंतरजातीय विवाह का जो ये अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें अंतरजातीय विवाह का महिला को जो पहले अधिकार नहीं था वो अधिकार मिलने लगा। इस कारण महिला अपने मनपसंद के जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अगले कारण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि हुई। पहले रोजगार के साधन बहुत कम थे। जो पुरुष थे वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे, मजदूरी में लगे हुए थे, लेकिन भारत में रोजगार की संभावनाओं में अपार वृद्धि हो गई। इस अपार वृद्धि ने, वो चाहे वृद्धि सरकारी नौकरी में होए या फिर आपके तो निजी क्षेत्र में होए, जो वर्तमान में भी अपन को देखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी में भी कई सारे सरकारी पद हैं और कई सारे निजी काम करने के जो पद हैं उनमें महिलाओं को भी अधिकार मिलने लगा। यानी महिलाएं भी रोजगार प्राप्त कर रही हैं। आज भारतीय सेना भी अछूता नहीं रहा। भारतीय सेना में महिलाएं, उनको कमीशन प्राप्त होने लगा, भारतीय सेना में उनको जगह मिलने लगी तथा ये वायुयान भी चलाती हैं महिलाएं, जो कहते हैं कि लड़ाकू वायुयान, लड़ाकू जो वायुयान होता है सेना का, वह भी इसको उड़ा रही है। आज महिला हर क्षेत्र में न केवल काम कर रही है बल्कि नेतृत्व भी कर रही है। तो इस जो रोजगार के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, इस कारण महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त होने लगा। कई कई तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे केवल महिला ही जा सकती है, पुरुष नहीं उस पर काम कर सकते हैं। तो उन क्षेत्रों में महिलाओं को एकाधिकार मिल गया। तो इस प्रकार महिलाओं को रोजगार प्राप्त होने से उनके मन में जो भी निर्णय करने की क्षमता बढ़ी और उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि हो गई। तो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा। उसके आगे हम बात करें आर्थिक सुदृढ़ता। महिला जैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने लगी रोजगार में वृद्धि के कारण,
तथा परिवार में उसको आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई शिक्षा के कारण। तो इस सुदृढ़ता के कारण महिलाओं की स्थिति में सबसे अधिक परिवर्तन आया। ये आर्थिक सुदृढ़ता ही है जिसने महिलाओं की स्थिति में सबसे अधिक परिवर्तन किया, सबसे अधिक परिवर्तन। महिला जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगी तो उसको अपने बारे में निर्णय करने की, परिवार के बारे में कोई निर्णय क्षमता करने की इस प्रक्रिया में वो भी शामिल होने लगी और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में वो अपना मत प्रकट करने लगी। और ये आर्थिक सुदृढ़ता ने महिला के विकास में, महिला को सोचने समझने की शक्ति को बहुत अधिक परिवर्तित किया। पांचवा कारण महिलाओं के स्थिति में परिवर्तन का अगर बात करें तो नगरीकरण का प्रभाव। व्यक्ति कृषि के इतर नगरों में जाने लगा, पुरुष, और साथ में महिला अपनी पत्नी को भी ले जाने लगे। तो महिला भी, अकेली महिला है, वो भी नगरों में निवास करना, शिक्षा ग्रहण करना तथा रोजगार प्राप्त करना, इन चीज़ों की ओर बढ़ने लगी। नगरीकरण के कारण जनसंख्या का जो प्रव्रजन है, माइग्रेशन है, वो गांवों से नगरों की तरफ होने लगा। गांवों से नगरों की ओर लोग रहने को जाने लगे हैं तथा शहरों की तरफ जाने से, शहरों में बसने के कारण कई मामलों में महिलाओं को लाभ हुआ। नगरों में रहने के कारण महिलाओं को एक प्रकार से लाभ हुआ। लाभ की बात देखें तो वहाँ पे व्यापक सुरक्षा, यातायात की सुलभता, रोजगार के अवसर, व्यापक सुरक्षा, यातायात की सुलभता, तथा रोजगार के विभिन्न अवसर। जो महिला के मन में जो भी कुछ करने की, अपने स्किल को बढ़ाने की जो मन में जो विचार था, सपना था, वह नगरों में बसने के कारण नगरों में वह पूरा होने लगा और उस मामले में महिला अपने बारे में सोचने समझने को आगे बढ़ी और इसी कारण महिलाओं को नगरीकरण ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगले कारण पर बढ़ते हैं, जैसे कानूनी प्रभाव। संसद तथा विधानमंडलों में विभिन्न नए कानून बने जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के कार्य किए। कई प्रकार के कानून अधिकारों के कारण भी महिलाओं की पहले से ज़्यादा कानूनी सुरक्षा मिली। महिला जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी और घर की चार दीवारी में ही बंद रह के रहना पसंद करती थी, वो कानूनी सुरक्षा के कारण घर से बाहर निकलकर अपने सपने पूरे करने लगी, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में निर्णय करने की क्षमता आई उसमें। आज उनको अबला न मान करके, पहले जैसे जब कानून की जो सुरक्षा नहीं थी कानूनी, तो पहले वो अबला थी, उसको महिलाओं को हर समय अबला माना जाता था और विवाह से पहले पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु हो जाए तो फिर पुत्र के संरक्षण में उसको रहने की अनुमति थी समाज के द्वारा। लेकिन अब महिला कानूनी सुरक्षा के दायरे में अपने आर्थिक जो अपनी सबलता के कारण वह सुरक्षित महसूस करने लगी अपने, और अपने बारे में सोच करके वो उसमें परिवर्तन आने लगा। इसमें एक बात और है कि कानूनी प्रभाव, कानूनी सुरक्षा के कारण महिलाओं के प्रति जो पुरुषों के द्वारा अपराध होते थे, क्राइम होते थे, उस पर फिर कमी आने लगी या बिल्कुल से बंद होने की कगार पे आने लगे। तो महिलाओं के बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन कमी अवश्य कह सकते हैं कि सुरक्षा के कारण महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो कम हो गए।
नेक्स्ट कारण की ओर बढ़ते हैं, महिला संगठनों का उदय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से भी कई सारे महिला संगठन, जैसे महिला थियोसॉफिकल सोसाइटी, महिला समाज, महिलाओं के लिए आदर्शों के लिए, महिलाओं की आदर्श स्थिति के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही थी। जैसे अपने नाम बताया, जैसे महिला समाज, तथा महिला थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये जो आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले ये संगठन चलते थे, आज़ादी के पहले ही ये संगठन थे। तो इनके द्वारा महिलाओं की सुधार में, महिलाओं की स्थिति के सुधार में विशेष कार्य किए गए। इसके बाद विभिन्न सारे एनजीओज, वर्तमान में अपन देखें तो विभिन्न सारी सरकारी योजनाएं, सरकारी नीति नियम तथा विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी एनजीओ जो संगठन है, वो भी महिलाओं की दिशा में, महिलाओं के लिए परिवर्तन करने के लिए आगे आए और उन्होंने कई सारे उद्देश्य अपने पूरे किए, महिलाओं के स्थिति में परिवर्तन लाए। इन सब संगठनों ने अशिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह व अन्य जो महिला के प्रति अपराधी जो कुरीतियाँ थी, उन बुराइयों के उन्मूलन में विशेष योगदान दिया। जो अपने पहले बात करी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, इनके मामले में परिवर्तन लाने में विशेष कार्य किया इन महिला संगठनों ने। अगले कारण की ओर बढ़ते हैं, इसमें अपन पाते हैं कि विभिन्न सामाजिक विधान का पारित होना। पारित किया जाना। विभिन्न समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न सामाजिक विधानों को पारित किया गया और इन सामाजिक जो विधान है, सामाजिक कानून बने और इन कानूनों ने भी महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण, महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण स्थान दिया। स्वतंत्रता के पहले अधिकारों के लिए कुछ सामाजिक विधान बने। जैसे अपन बात करें, उस समय की बात करें तो 1929 का बाल विवाह, प्रतिबंध अधिनियम, इसको शारदा एक्ट में बोलते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, फिर अपन हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए, अंतर्जातीय विवाह के अधिकार मिले। उसके बाद महिलाओं को उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकार भी मिला। ये 1956 का उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें महिलाओं को भी जैसे किसी की पुत्री है तो पुत्र के भांति भी उसको उत्तराधिकार का हक जो है मिलने लगा। और इसी उत्तराधिकार अधिनियम ने महिलाओं को अपना उत्तराधिकार दिलाया अपने पिता से संपत्ति में, जिसके कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबलता प्राप्त हुई। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण बने जिसने समय समय पर महिलाओं के जो विकास है, महिलाओं को जो सोचने समझने की शक्ति है, उसमें परिवर्तन लाया, स्थिति में परिवर्तन लाया। अगर हम कॉन्क्लूजन की ओर बढ़ते हैं, कॉन्क्लूजन या इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या वास्तव में ये जो बिंदु कहते हैं कि महिलाओं के विकास के परिवर्तन के लिए इन्होंने कार्य किया, लेकिन यद्यपि इन विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार किया, एक सीमा तक तो सुधार किया है, किंतु ये सभी विधान अपर्याप्त रहे। तथा
समस्या को बाहरी सीमा तक ही टच करते रहे, स्पर्श करते रहे। ये सभी विधान स्त्रियों की समस्या को दूर करने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। जो इनको प्रभावी जिस प्रकार से सोच के बनाया था कि ये विधान स्त्रियों की दशा में बिल्कुल परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से ये प्रभावी सिद्ध नहीं हो सके। केवल ऊपरी सीमा तक केवल देखने भर को हैं, लेकिन पूरी तरह से महिलाओं के विकास में या महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, जिस स्तर का परिवर्तन होना चाहिए था, इस स्तर पर क्या महिला तथा पुरुष एक समान होने चाहिए, लेकिन यह न करके हमेशा महिलाओं को पुरुष के अधीन ही देखने की कार्य करने की जो कार्रवाई हुई है, तो इस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़े हैं, पूरी तरह से समाज में खत्म नहीं हुए हैं। महिलाओं के प्रति सोचने का नजरिया भी अभी पूरी तरह से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो यही निष्कर्ष है कि इन सभी कारणों या इन सभी अधिक विधानों के बावजूद भी महिलाओं की दिशा में विशेष परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।